हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डेट्स भर भर के होती हैं। दूसरी बात ये हमें कभी याद भी नहीं हो पाती। इसका रीजन पता है क्या है? सिर्फ एक, क्योंकि जिस तरह हमने चैप्टर्स को पढ़ा है उस तरह से कभी हमने डेट्स को नहीं पढ़ा हुआ होता। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 12 की हिस्ट्री के एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों बुक्स के बारे में और सारी उनके डेट्स के बारे में देखेंगे। देखिए, अब याद रखिएगा, यहाँ से आपके वन मार्कर, फैक्ट वगैरह सारी चीजें बननी है। ठीक है, और आपके मैचिंग वाले सवाल भी बनने ही है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा कहीं से भी। हर एक डेट आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे पहले इसको शुरू करें हम, सबसे पहला सवाल हमारा जो रहता है वो ये कि हमारे पास जो भारतीय पुरातात्विक विभाग है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एएसआई है, याद रखिएगा, एएसआई। और एएसआई डिपार्टमेंट, इसका अगर आपको एक ब्रीफ दे दूं तो एएसआई डिपार्टमेंट वो है जो आपके देश में जितनी भी प्राचीन रिसर्चेस वगैरह हैं, चीजों को खोजने वाला काम, सब यही करता है। और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और नाम याद रखिएगा, करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और कनिंघम बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर था, लेकिन इसने जब हड़प्पा के रिमेन्स को प्राप्त किया था तो उसका एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। और एक चीज और, जब तक ये एएसआई नहीं बनाता, ऐसा नहीं है कि रिसर्चेस नहीं हो रही थी। इसके पहले म्यूजियम ऑफ मद्रास और म्यूजियम ऑफ कलकत्ता, इनको यूज किया जाता था। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, कि जो हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई, ठीक है, वो रिपोर्ट कब आई थी? 1875 में। उसके बाद आर.ई.एम. व्हीलर ने हड़प्पा में जो रिसर्च करनी स्टार्ट करी, ये कब करी? 1946 में। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, ये दो नाम, एक आपके लिए कनिंघम सबसे पहला एएसआई डायरेक्टर जनरल है, उसके बाद कनिंघम आजादी से पहले लास्ट रह चुका है। कुल मिलाकर कई बार क्या होता है ना कि इन लोगों के नाम आपको सीक्वेंस में दे देगा कि इनके सीक्वेंस में लगा के दिखाओ। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में, 321 बीसीई में। अब देखो, जब ये स्थापना वाले हैं तो आपसे जैसे मौर्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, कुषाण वंश हो गया, इन सब की टाइमलाइन दे देता कि मिला। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, हर एक डेट आप बस सुनिए। ठीक है, और पेपर तक एक बीच बीच में एक एक दो दो बार देखते रहिएगा, अपने आप सारी डेट्स जो है मन में छप जाएंगी। उसके बाद आगे बात करें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहता है ये, कि मगध महाजनपद की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये कब बनी? ठीक है, तो ये रहती है आपकी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। अब एक चीज समझिएगा, मगध सिर्फ महाजनपद नहीं था, वो तो जब मौर्यों का शासन आया तो मगध महाजनपद बन गया, अदरवाइज उनसे पहले मगध एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी था। ठीक है, और इसकी जो पहली कैपिटल थी वो थी राजगीर। बाद में इसको क्या बनाया गया? महाजनपद की राजधानी बनाया गया मगध की, पाटलिपुत्र को। ठीक है, 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध ये कब हुआ? तो ये रहता है 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसीई में। और अगर ये युद्ध याद ना हो आपको, बस इतना याद रखिएगा, सम्राट अशोक के जीवन का सबसे परिवर्तनकारी घटना के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि इस कलिंग के युद्ध की बात होती है ना, गिल्ट आ जाना, तो सम्राट अशोक को गिल्ट आ गया था। उसके बाद कुषाण वंश का काल, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी, ठीक है, 100 बीसीई से लेकर 100 सीई। और याद रखना, कुषाण वंश वही है जिसने भारत में सबसे पहले, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और इसके गोल्ड कॉइन्स का कंपैरिजन कहां से? दो एरिया सर है, एक है आपका रोम, ठीक है, रोम में जो सॉलिड्स चल रहा था, और उसके बाद एक ईरान से ऐसा कंपैरिजन किया जाता है, ईरान में जो पार्थियन रूलर्स थे। ठीक है, तो ये भी डिटेल याद रखनी है आपको, कि जो कुषाणों के द्वारा गोल्ड कॉइन्स चलाए गए थे, ये इंडिया में सबसे पहले चले, लेकिन इसका जो कंपैरिजन है सेम टाइम पीरियड में दो जगहों से रहता है। पहली जगह हो गई आपके लिए ईरान पार्थियन शासकों से, और दूसरा रहता है रोम के शासकों से। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त का राज्यारोहण, समुद्रगुप्त का जो राज्यारोहण था 335 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बेटे एक चीज याद रखिएगा, लगभग लगभग 600 वर्ष का डिफरेंस है मौर्यों में और गुप्त साम्राज्य में। कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे गुप्त साम्राज्य का नाम लास्ट का टाइटल गुप्त पड़ रहा है, और हम सुनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य छोड़ के हम चंद्रगुप्त को भी उसके खानदान से जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क याद रखिएगा, ये ईसवी है और वो ईसा पूर्व में। एक सेकंड, बस यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये होती है हमारे लिए टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन का जीरो का मतलब क्या है? यहाँ से मान के चलिए ये हो गया कैलेंडर स्टार्ट आपका। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, तो यहाँ पर एक दो तीन ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसको हम डिनोट करते हैं ईसवी से या फिर एडी से। लेकिन जो कैलेंडर से पहले की घटनाएं हैं, इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, कि 100, 50, ठीक है, ऐसे करते करते आएंगे। तो ये हमारे लिए कैलेंडर से पहले की, इसलिए इसको हम कहते हैं बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा।
और इसी को इंडिकेट करते हैं ईसा पूर्व से। तो फर्क समझिएगा, जो आपके मौर्य शासक हैं वो इस समय है 321 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो गुप्त शासक है वो इतने बाद के हैं, वो 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। और उसमें भी फिर आगे चलकर बहुत समय बाद 335 ईस्वी में, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो राजा बना। और समुद्रगुप्त की बेटा एक बुक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जो हरिशेन ने लिखी थी और इसके अंदर बहुत प्रशंसा करी है, ठीक है, और इसको देवताओं तक से कंपेयर किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल रहता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1784 में और विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। देखिए जैसे कि आपको बताया ना कि 1861 में एएसआई बना, तो क्या उससे पहले आपकी हिस्टोरिकल रिसर्चेज नहीं चल रही थी? चल रही थी। और ये खास तौर पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जितने भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस थे ना, उसको संभाल के रखने का काम करती थी। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला, कब? 1838 में। और जेम्स प्रिंसेप अगर आपको याद हो तो इसने 1830 में ही खरोष्टी लिपि का भी अर्थ निकाला था। और ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों किसके अभिलेखों की लिपियां हैं? अशोक के, ठीक है। उसके बाद महाभारत का जो संरचनात्मक संस्करण था, क्रिटिकल एडिशन था, कब से कब तक चला? 1919 में शुरू हुआ था, 1966 तक चला, 47 वर्षों का समय लगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एविडेंस बेस्ड था। ओरिजिनल महाभारत से इस समालोचनात्मक वाले में मटेरियल थोड़ा सा कम था। उसके साथ साथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इनका संकलन 100 ईस्वी। तब ईस्वी का मतलब यानी कि बढ़ते क्रम, कैलेंडर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इन दोनों का संबंध जो है वो आयुर्वेद से है। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का संकलन। देखिए भरत मुनि व्यक्ति है, नाट्य शास्त्र बुक है, और इसका जो कंपाइलेशन हुआ, और कंपाइलेशन है बेटा, लिखित नहीं है। कंपाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि डिटेल्स को अलग अलग एरिया से कैप्चर करके एक जगह कंबाइंड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ था 300 ईस्वी में। और उसके अलावा मनुस्मृति का संकलन जो है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ठीक है, 200 बीसीई से लेकर 200 सीई। फिर आता है आपका सांची स्तूप की खोज। सांची स्तूप की खोज जो है बेटा वो 1818 में हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। और इसी चैप्टर से अगर आपको याद हो तो एक स्तूप के बारे में हम और देखते हैं, जो कि है अमरावती का स्तूप, और ये 1796 में खोजा गया था। देखिए वैसे बात तो यहाँ पे डेट्स की चल रही है, लेकिन आपकी थोड़ी सी भलाई के लिए मास्टर जी आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, जो कि है इन दोनों की नियति में अंतर। याद रखिएगा, इसी नाम से सवाल आएगा, नियति या फिर डेस्टिनी के नाम डिफरेंस में आएगा। और ये या तो आपको 3 में टकरा रहा है बेटा, या तो ये 8 में टकरा रहा है, लेकिन आएगा, ठीक है, ये चीज फिक्स है, ठीक है। अगर नहीं आए तो चौक पे रख के जला दीजिएगा पेपर को, हमें नहीं, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1814 में। अब देखिए यहां से ना कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको एक कंफर्म कर दूं। सबसे पहले तो आपका एक ये वाला क्वेश्चन, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। उसके बाद इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, ये आपका 1814। और उसके बाद आपका एएसआई 1861, ये तीन। और उसके बाद आपका नेशनल म्यूजियम दिल्ली, जो अभी वाली बिल्डिंग है, ठीक है, जो आपका नेशनल म्यूजियम दिल्ली है 1955। ये चार बेटे सीक्वेंस में आएंगे, बिल्कुल फिक्स है। इनसे एक सवाल बनेगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में बने चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बने, बढ़ते क्रम में बने घटते क्रम में बने, लेकिन एक सवाल बनेगा। आपको सीक्वेंस में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो सारी चीजें जिन्होंने आपका इतिहास पूरा का पूरा प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है, वरना आज आपका सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मद्रास 1851 में बनाया गया। और उसके बाद सबसे पुराने मंदिरों के जो साक्ष्य मिले हैं वो है 300 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी कि हमें जो अवशेष मिल रहे हैं वो आज से लगभग लगभग 300 ईसा पूर्व पुराने देखे गए हैं। उसके अलावा नेशनल म्यूजियम दिल्ली जिसकी बात कर रहे थे 1955, जो वर्तमान वाली बिल्डिंग है, अगर कहते हैं ना कि बना कब या स्थापना कब, 1945, लेकिन जो वर्तमान वाली बिल्डिंग है ये 1955 का है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि सांची स्तूप को विश्व कला दाय कब घोषित किया गया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? जवाब रहता है 1989। और यहां से लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिसाइड करता है? यूएनओ की एक संस्था है, यूनेस्को, ठीक है, ये डिसाइड करती है कि कोई भी लोकेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी या नहीं बनेगी। उसके बाद
अल बिरूनी का जो जन्म है और भारत में आगमन, जन्म हुआ था 973 ईस्वी और भारत कब आया? 1017 ईस्वी में। ठीक है बेटे, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जितनी भी डेट्स डिस्कस हो रही हैं, एक भी आपके लिए ऐसी नहीं है जो बेकार हो। हर एक डेट बहुत सोच समझ के यहाँ पर ऐड करी जा रही है और इनके बाहर से आपका पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, आप चाहे अभी पढ़ लीजिए, चाहे मिड टर्म से मिला लीजिए, कहीं भी मिला लीजिए, पिछले 10 साल के पेपर मिला लो, इन्हीं डेट्स के इर्द गिर्द है सारा पेपर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इब्न बतूता भारत कब पहुंचा? तो 1333 में ये आया था और 1342 में यहाँ से निकल गया और मंगोल होते हुए यहाँ से चला गया। ठीक है, और इब्न बतूता के बारे में याद रखिएगा, ये 18 महीने के लिए मालदीव्स का काजी भी बना था। उसके साथ साथ इब्न बतूता, देखिए अगला सवाल ही वही है कि मालदीव का काजी रहा 18 महीने के लिए। कितने समय के लिए? 18 महीने के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल कि फ्रांसो बर्नियर का काल क्या है, कब आया था? 1656, गया कब? 1668। और याद रखिएगा ये एक डॉक्टर था, ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज के लालच में आया था कि भारत में कोई अच्छे मौके मिल जाएंगे। ठीक है, और इस समय जब ये भारत आया तो मुगल शासक दारा शिको, इसका शासन चल रहा था और इसने अपनी बुक लिखी ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, और इस बुक के अंदर इंडिया को क्रिटिसाइज किया, भर भर के किया, और यही क्रिटिसाइज यूरोप में इसको हिट कर गया और सभी यूरोप की भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद एक आपका यात्री रहता है डूरते बारबोसा, ये भारत कब आया था? 1518 पुर्तगाल में। उसके साथ साथ 27वां क्वेश्चन आपका कि भारत पर होने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमण ये कब है? 711 ईस्वी, और नाम याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद वीर शैव परंपरा का आरंभ 1162, और इसमें नाम याद रखेंगे पास वन्ना। ठीक है, जो कि चालुक्य दरबार कलाचुरी राजा का मंत्री था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, 1336 ईस्वी, और इसको स्थापित करने वाले संगम वंश के लोग थे, दो भाई हरियर और बुक्का। ठीक है, और उसके अलावा पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब है? 1498 में ये भारत आए थे और 1510 में इन्होंने गोवा को कब्जा कर लिया, और 1510 से लेकर बेटे 1962 तक इनका कब्जा था गोवा पर। आजादी के बाद भी गोवा एरिया था जो पुर्तगालियों के अंडर में था। उसके बाद कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या है? 1509 से 29, और याद रखना ये आर्किटेक्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं, और इनकी एक बुक है मुक्त मूल्यद। के साथ साथ कालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, और ये एक बहुत तगड़ी लड़ाई इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस समय एक तरफ विजयनगर की सेना थी और दूसरी तरफ आसपास के विजयनगर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब की सेना थी, एक संयुक्त आर्मी थी। उसके अलावा नेक्स्ट जो रहता है कि हम्पी को राष्ट्रीय स्थल कब माना गया, नेशनल स्टेट कब माना गया? तो देखिए नेशनल रिकग्निशन इसको मिला है 1976 में, और इसी हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया? 1986 को। तो याद रखेंगे हम्पी पहले आपका नेशनल लोकेशन बनी है, उसके बाद आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। उसके अलावा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 बाबर के द्वारा रहती है, और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था लोधी वंश और बाबर के बीच में। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की आईने अकबरी कब बनकर तैयार हुई? देखिए इसको बनने में लगभग लगभग 43 साल लगे थे। ठीक है, 43 वर्षों की जानकारी है इसके अंदर। ठीक है, 1555 से इसको मान के चलिए टाइम पीरियड पूरा का पूरा लेती है, और 1598 तक की जानकारी इसके अंदर रहती है। और आईने अकबरी खुद क्या है? ये एक पार्ट है, असली बुक का नाम है अकबरनामा। जो ये अकबरनामा बुक थी, इसके 3 हिस्से, ठीक है, और इसका जो तीसरा हिस्सा था इसका नाम है आइन, और ये आइन अकबरी खुद अलग अलग 5 हिस्सों में बटी पड़ी है। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और अंग्रेजों के द्वारा पहला ऐसा युद्ध था जो जीत कर इन्होंने गवर्नेंस अपने हाथ में ली थी, और बंगाल पहला एरिया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, और ये एक्सपेंशन के लिए हुआ था। और याद रखना जब अंग्रेजों ने ये दोनों युद्ध जीत लिए तो इनको इनाम के तौर पर क्या मिला था? मोनोपोली, राइट टू मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, कि भारत के साथ व्यापार करने का इनको अकेले को अधिकार मिल गया और ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, ये इनके साथ प्रॉमिस किया गया। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त या बुराजिस प्रणाली कब आई? 1793 में, और कहां पर आई थी? बंगाल में। परमानेंट सेटलमेंट कहां पर आया था? बंगाल में। उसके बाद 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब गई? 1813 में, और ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बन गई थी। और रिपोर्ट याद रखना, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था ना, इसी में कहा गया था कि टाइम टाइम पर रिपोर्ट बनेगी, आपको जवाब पूरा देना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करें
नेक्स्ट रहता है कि दक्कन में रैयत वाली व्यवस्था कब लागू हुई। ठीक है, दक्कन का मतलब आपका साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है उस तरफ। यहाँ पर सबसे पहले 1820 में मद्रास में लागू हुई, और फिर 1822 में मुंबई में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, और लागू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, थॉमस मुनरो। उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह रहता है आपका 1855-56 का। फिर आता है आपका परिसीमन कानून, 1859 में लाया गया डिलिमिटेशन लॉ, और इसके अकॉर्डिंग 3 साल की लिमिट फिक्स करी गई उस एग्रीमेंट की जो किसानों और साहूकारों के बीच में किया जाता था। उसके साथ साथ अमेरिका का गृह युद्ध 1861 में शुरू हुआ, 1863 में खत्म हुआ। याद रखना, इसका फायदा इंडियन सोसाइटी को मिल रहा था। हमारा कॉटन कपास बहुत तेजी से बिक रहा था, लेकिन जैसे सिविल वॉर रुक गया तो वापस हमारे यहाँ पर दिक्कतें आनी चालू हो गई। उसके बाद दक्कन दंगा कब हुआ, 1875 में। ठीक है, पूना की सूपा मंडी से। और सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो था वो 1798 में लॉर्ड वेल्सली के द्वारा बनाया गया था, और 1801 में, ठीक है, 1801 में इसको अवध के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया गया था, बिना पूछे थोप दिया गया था, इंपोज कर दिया गया था। और अवध का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ अवध कब हुआ, 1856। और यही वो साल है जब भारत के अंदर विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम है वो लाया गया था, विडो मैरिज एक्ट लाया गया था। उसके साथ साथ विद्रोह का जो आरंभ है वो कहां से, कब और कहां से, 10 मई 1857 से मेरठ से। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है हमारे पास पेंटिंग आती है, और पेंटिंग भी कौन सी, जो विद्रोह के बारे में बताए, द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1859। देखिए, द रिलीफ ऑफ लखनऊ में अंग्रेजों ने साउथ इंडिया की मूवीज को पीछे छोड़ दिया था। ये दिखा रहे हैं कि इनके 2-4 उच्च पद अधिकारियों ने, हाईली रैंक्ड ऑफिसर्स ने विद्रोहियों की बहुत सारी भीड़ को मार दिया। और आप अपनी बुक देखिएगा, उसमें बकायदा इमेज दे रखी है, आसपास डेड बॉडी बनी है, पड़ी हुई है, और ये आपको कुछ इस तरह से खड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट रहता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905 से 1907 के बीच। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर 3 नेता फेमस हुए थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। देखिए, ये भारत का नहीं है, ये तुर्की का है, और ये 1919 से 1920 तक चलाया गया था, और बाद में महात्मा गांधी ने इसे अपने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया गया था। और इस आंदोलन को चलाने वाले जो भाई थे, 2 भाई थे, ठीक है, अली बंधु जिन्हें कहा जाता, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके अलावा चौरी चौरा घटना फेब 1922 में घटी, इसकी वजह से गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, ये 1928 में देखने को मिलता है, और इस वाले आंदोलन में नाम किसका आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यही वो आंदोलन था जिसकी वजह से वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके साथ साथ दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। देखिए, 1930 में एक कानून आया था, सॉल्ट लॉ, नमक कानून। इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने मोनोपोली बना दी थी कि हमारे अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति ना नमक बनाएगा ना नमक बेचे। ठीक है, इस तरीके से टैक्स भी बढ़ा दिया गया। तो गांधी ने कहा कि मैं आपका कानून तोड़ूंगा, और यही वो जो यात्रा थी, अपने आश्रम से निकलकर जो वो गए कानून तोड़ने, उसी यात्रा को दांडी मार्च कहा गया है। 12 मार्च को ये अपने आश्रम साबरमती से निकले, और 6 अप्रैल को ये लोग दांडी के तट पर पहुंचे। ठीक है, उसके बाद एक द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी कब आई, 1940 में। लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और इस द्विराष्ट्र सिद्धांत में, टू नेशन थ्योरी में क्लियर किया गया कि जी भारत एक धर्म का नहीं 2 धर्मों का देश है। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया गया बाय दी पॉलिटिकल पार्टी AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये एक बहुत 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 बड़े वायलेंस को जन्म देने वाली घटना थी, क्योंकि इस घटना के बाद ही पूरे बंगाल में आप ये मान के चलो, चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज, दंगे हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए, और इतनी डेड बॉडीज हैं कि लाइक आप जैसे आज देखते हो ना, कूड़ा पड़ा हुआ है आसपास, जीरो सिविक सेंस वाला, ठीक उसी प्रकार डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, इतना बुरा हाल था। उसके साथ साथ क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन दोनों का संबंध किससे है, साल 1942 से। और उसके बाद शाही भारतीय सेना का विद्रोह, रिबेलियन ऑफ द रॉयल इंडियन आर्मी, 1946। याद रखिएगा, ये वाली घटना लास्ट नेल इन द कॉफिन थी, ताबूत की आखिरी तील। यानी कि इसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से परेशान हो गए और उनको जाना पड़ गया भारत से। उसके साथ लास्ट की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और इस समय पहले दिन अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में परमानेंट अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1946 में। मेन काम क्या था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना और उसके लिए कुछ सजेशंस देना।
उसके बाद संविधान का निर्माण पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को 26 नवंबर को हम अपना आज के दिन भी संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद हमारा संविधान लागू होने का समय 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी आज हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज अ रिपब्लिक डे, ये गणतंत्र दिवस। देखिए अब लास्ट में एक चीज आपको जाते जाते बता दूं कि जब आप इन फैक्ट्स को लिखोगे ना, हाईलाइट करके लिखो, दिखाओ एग्जामिनर को कि जी हमने लिखा है, देखो। और अगर आपने ऐसी डेट्स लिखी हुई है ना, और अगर आप मार्क्स एग्जामिनर को लग रहा है कि हाँ जी बच्चे को थोड़ा बहुत गलत हुआ है कहीं पे, तो वो टीचर इन चीजों को देखकर आपको नंबर दे दे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अपने रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।